Assalamu alaikum, dear CSS aspirants. Hope you are doing well. लास्ट लेक्चर में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात की थी। आज हम कोशिश करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको कवर किया जाए। इन कॉन्सेप्ट्स को अपने लेसन्स में शामिल करने का जो हमारा रीज़न है वो ये है कि आप लोगों को ना सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़ायदेमंद हो और सूदमंद हो, बल्कि आपकी अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन में इजाफे का भी ये इन्फॉर्मेशन बाइस बनेगी। आइए, पहला कॉन्सेप्ट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का वर्ड आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, ख़ासकर जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स के मैगज़ीन पढ़ते हैं या डॉन का या किसी न्यूज़पेपर का बिजनेस पेज पढ़ते हैं, तो ये वर्ड रिपीटेडली इस्तेमाल होता है। इससे मुराद क्या है? इससे मुराद ये है कि जो गवर्नमेंट टैक्सेशन और अपनी स्पेंडिंग के थ्रू कैसे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बेहतर करती है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? वो इस तरह की जब टैक्सेशन बढ़ती है तो गवर्नमेंट के पास फंडिंग ज़्यादा आती है, या आप ये कह लें कि जो मनी है उसकी तरसील ज़्यादा होती है। गवर्नमेंट के पास पैसे हासिल करने के लिए जो मेजर ज़राए हैं उसमें टैक्सेशन जो है वो टॉप मीन्स में आता है। इसलिए टैक्सेशन बढ़ाने से गवर्नमेंट पर जब पैसा आता है तो वो उसके ऊपर स्पेंडिंग भी करती है। स्पेंडिंग कैसी होती है? जैसे कि पब्लिक वेलफेयर के प्रोजेक्ट्स हैं, सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे रोड्स हैं, वाटर के प्रोजेक्ट्स हैं, डैम्स हैं। इस तरह के जो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पर स्पेंड करती है ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसके सोशल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकें। टैक्सेशन कम करने की बायस क्या हो सकता है? अगर गवर्नमेंट टैक्सेशन कम करती है तो स्पेंडिंग भी यकीनी तौर पर कम होगी। जब स्पेंडिंग कम होगी, टैक्सेशन कम होगी, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो ये निकलेगा कि लोगों में जब टैक्स कम होगा तो डेफिनेटली उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और वो थोड़ा सा वेल ऑफ महसूस करेंगे। अब हम देखते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कैसे काम करती है। बेसिकली जब गवर्नमेंट अपनी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करती है तो वो मनी को कंट्रोल करती है थ्रू इंटरेस्ट रेट। वो ऐसे कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो लेंडिंग कम हो जाती है, लोग जो हैं बोरो करना कम कर रहते हैं, जिसकी वजह से जो मनी सर्कुलेशन है, सप्लाई ऑफ मनी है, वो कम हो जाती है। लिहाजा ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं दोनों, मनी सर्कुलेशन एंड इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा मनी सप्लाई बढ़ेगी, सर्कुलेशन बढ़ेगी, और अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ेगा तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। इसके अलावा जब मैं एक बात बताना चाहूँ कि ये बहुत अहम एलिमेंट है किसी भी गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी का, कि अगर वो जो मॉनेटरी पॉलिसी है कंट्रोल नहीं है तो कई दफ़ा उससे मार्केट में डिस्टॉर्शंस पैदा हो जाती हैं और इकोनॉमी जो है वो डाउन टर्न या अनएम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो सकती है, महंगाई बढ़ सकती है। ज़्यादा महंगाई बढ़ना भी नुकसानदेह है, और इन्फ्लेशन का अनकंट्रोलेबल होना आपको पता है कि वो उसका बोझ जो है आवाम पे आता है, मैसेज पे आता है। लिहाजा इकोनॉमिस्ट जो इसका सोल्यूशन पेश करते हैं वो ये कहते हैं कि इन्फ्लेशन लो इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ाने के लिए और एम्प्लॉयमेंट को बरकरार रखने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी है इट शुड बी कंट्रोल्ड एंड कांस्टेंट इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ या सर्कुलेशन ऑफ मनी। कंट्रोल्ड हो और कांस्टेंट हो, उसमें वेरिएशन जितनी ज़्यादा होगी उसकी वजह से डिस्टॉर्शन पैदा होगी, इन्फ्लेशन के ऊपर भी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के ऊपर भी और एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी। जब किसी भी मुल्क का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स या बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव में चला जाए तो हुकूमत ये करती है कि इंपोर्ट पे कमी करती है या इंपोर्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का जो मतलब यही है कि कितना पैसा यहाँ आ रहा है और कितना यहाँ से जा रहा है। इंक्रीज इंपोर्ट कितनी हो रही है और एक्सपोर्ट कितनी हो रही है। तो अगर इंपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगी तो पैसा यहाँ से ज़्यादा जाएगा, और एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो पैसा के डॉलर्स पाकिस्तान में आएंगे, ये मुल्क में आएंगे। लिहाजा प्रोटेक्शनिज़म जो है इसका जो मतलब है वो ये है कि आप गवर्नमेंट जो है वो इंपोर्ट को रोकती है, इंपोर्ट को कंट्रोल करती है थ्रू डिफरेंट टूल्स लाइक टैरिफ लगा के या कोटा मुकर्रर करके, और कोशिश करती है कि अपने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है उसको सरप्लस में रखे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सरप्लस में रखने के लिए वो इंपोर्ट के ऊपर को कम करने या उसको डिक्रीज़ करने के ऊपर ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं। हम अक्सर सुनते हैं कि फलां इकॉनमी जो है वो डायनेमिक है और कोई इकॉनमी जो है वो अनडायनेमिक है या नॉन डायनेमिक है।
आखिर डायनेमिक इकॉनमी कैसे होती है, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं, क्या फीचर्स होते हैं उसके। देखिए, जब इकॉनमी ऐसा इकॉनमिक सिस्टम जिसके अंदर आपको कांस्टेंट इनोवेशन और डेवलपमेंट नज़र आए किसी मुल्क के अंदर, उसके इकॉनमिक सिस्टम के अंदर, तब उसको डायनेमिक इकॉनमी कहते हैं। कैपिटलिज्म के बारे में कहा जाता है कि कैपिटलिज्म जो है, इट इज़ द मोस्ट डायनेमिक इकोनॉमिक सिस्टम बिकॉज इट फोकसेस ऑन मार्केट मैकेनिज्म। मार्केट मैकेनिज्म के ऊपर फोकस होने की वजह से कैपिटलिज्म को मोस्ट डायनेमिक सिस्टम कहा जाता है। मार्केट मैकेनिज्म जो है वो सप्लाई डिमांड प्राइस के दरमियान परफेक्ट इक्विलिब्रियम कायम करने के बाद पैदा होता है, या आप उसको कह सकते हैं कि मार्केट मैकेनिज्म इस प्रिंसिपल पे चलता है कि प्रिंसिपल ऑफ परफेक्ट इक्विलिब्रियम बिटवीन ऑल दिस फैक्टर्स, प्राइस, डिमांड एंड सप्लाई। पर हाउ कम? वो इस तरह से कि जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ती है, जब प्राइस बढ़ती है अनटिल सप्लाई इंक्रीजेस। जब सप्लाई इंक्रीज हो जाती है तो उसके बाद डिमांड को बैलेंस आउट करने के लिए प्राइसेस गिराई जाती हैं या कम की जाती हैं, जिसके बाद डिमांड दोबारा बैलेंस आउट हो जाती है। ये पूरा मैकेनिज्म जो है, या पूरा प्रोसेस मार्केट मैकेनिज्म का हिस्सा है, और जिसकी वजह से मार्केट जो है परफेक्ट इक्विलिब्रियम में रहती है। जब इकोनॉमिक क्राइसिस आता है या कोई मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस कर रहा होता है, तो गवर्नमेंट को कभी कभार ड्रास्टिक स्टेप्स लेने पड़ते हैं। उनमें से एक स्टेप जो है वो शॉक थ्योरी के मुताबिक वो इस तरह से होते हैं कि गवर्नमेंट सबसे पहले जो सब्सिडीज़ होती हैं उनको टेक अवे या टेक बैक कर लेती हैं, या उनको ख़त्म कर देती हैं, या कम कर देती हैं, डिक्रीज कर देती हैं। ये जहाँ पे सिलेक्टेड जगहों पे देती हैं और कहीं पे नहीं देती हैं। तो पहले तो ये कि सब्सिडीज जो मिल रही होती हैं आवाम को कुछ सहूलियात सर्विसेज के ऊपर, वहाँ से ये कम कर दी जाती हैं। सेकंड, जो उसका जो शॉक थ्योरी के मुताबिक जो गवर्नमेंट करती हैं, स्टेप्स लेते हैं, वो ये लेते हैं कि फ्री ट्रेड को फ्री ट्रेड की जो एनवायरनमेंट है या इसको खोला जाता है, यानी कि अपने बॉर्डर्स को ओपन करके एफडीआई को इनवाइट किया जाता है कि वो एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो मुल्क में आए, बैरूनी सरमायाकारी आए, और उससे मुल्क के अंदर इकॉनमी के हालात को ठीक किया जाए। क्योंकि ये शॉक थ्योरी बेसिकली इकोनॉमिक क्राइसिस में के लिए ये सॉल्यूशन पोस्टुलेट करती है। थर्डली, जो हमारे गवर्नमेंट के जो अदारे हैं, जो गवर्नमेंट ओन एंटरप्राइजेज हैं, इनको प्राइवेटाइज, यानी कि जो अदारे पब्लिक सेक्टर के मिल्कियत में होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में सेल आउट कर दिया जाता है, और उनको कहते हैं प्राइवेटाइजेशन करना या प्राइवेटाइज करना। उससे जो इनकम है जनरेट होती है, उसके ज़रिए इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने की और रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। वर्ल्ड बैंक, IMF और US ट्रेजरी ने किसी भी मुल्क की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कहा कि डी रेगुलेशन होनी चाहिए है, और फिस्कल पॉलिसी या फिस्कल डिसिप्लिन को कंट्रोल में रखना चाहिए, या उस पर आप उस पर अच्छा अमल दरामद करा सकें डिसिप्लिन में। लेकिन इसमें और भी चीज़ें शामिल हैं जिसको वाशिंगटन कॉन्सेंसस कहते हैं। एक स्टेबलाइज, प्राइवेटाइज, लिबरलाइज, फिस्कल डिसिप्लिन और डी रेगुलेशन। ये जो 5 पॉइंट्स हैं, ये वाशिंगटन कॉन्सेंसस के मुताबिक मुल्क के अंदर डेवलपमेंट लाने के लिए ज़रूरी होते हैं, खासकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जब बात की जाए। यह स्टेबलाइज से मुराद कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रखी जाए, ट्रेड डेफिसिट को कंट्रोल में रखा जाए, एंड थर्ड वन इज़ मनी सप्लाई कंट्रोल में रहे, यानी कि इतनी ज़्यादा मनी सप्लाई भी ना हो, इतनी कम भी ना हो, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन पे इफेक्ट पड़ता है, इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी। सेकेंड इज़ प्राइवेटाइजेशन, के सरकारी अदारों को और स्टैंड ऑन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज किया जाए, जैसे कि अभी हमने कुछ देर पहले लास्ट सब्जेक्ट में पढ़ा। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर ये ख्याल किया जाता है कि प्राइवेट अदारे दे कैन वर्क मोर एफिशिएंटली दैन द पब्लिक ऑन एंटरप्राइजेस।
इसलिए वो कहते हैं कि अदारों को, सरकारी अदारों को, ये पब्लिक सेक्टर के जो अदारे हैं विच आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, दे शुड बी प्राइवेटाइज्ड। लिबरलाइज मीन्स फ्री ट्रेड, यानी कि आप अपने बॉर्डर्स को खोल दें और लोगों को बैरूनी सरमायाकारी को इनवाइट करें कि और उनके लिए प्रोपिशियस और कंडूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें कि वो आएँ और आके आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, जिसे हम FDI से मुराद लेते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फिजिकल डिसिप्लिन की बात हम जब करते हैं तो इससे मुराद ये है कि ये ऐसी है कि एक बंदे की तनख्वाह 1000 रुपया है, खर्चा उसका 1500 रुपया हो, इट मीन्स कि 500 रुपये में डेफिसिट में जाएगा। तो लिहाजा फिजिकल डिसिप्लिन से मुराद ये कि ऐसा डिसिप्लिन कायम किया जाए कि जिसके अंदर आपके जितना आपके पास पैसा आमदनी आ रही है या जितना मुल्क कमा रहा है उससे ज़्यादा खर्च ना करें, यानी कि नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट इट ब्रिंग्स। And the last one is the deregulation. Deregulation means the involvement and intervention of the government in the market. यानी कि मार्केट जो कि कंपटीशन के बुनियाद पर चल रही होती है और जैसे कहते हैं कि इनविजिबल हैंड के मुताबिक चल रही होती है, जैसे एडम स्मिथ ने जो कॉन्सेप्ट को तारीफ कराया था, तो उसके मुताबिक इसको चलने दिया जाए और गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन ना करे, क्योंकि गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से ओलिगोपोलीज या मोनोपोलीज कायम हो सकती हैं। लिहाजा डीरेगुलेशन का ये कॉन्सेप्ट कहता है कि आप मार्केट को चलने दें जिस तरह की वो चल रही है, डिमांड सप्लाई की बुनियाद के ऊपर चलने दें उसको, और उसी के मुताबिक जो प्राइसेस हैं उनको सेट करने दें, और गवर्नमेंट जो है इंटरफेयर ना करे और गवर्नमेंट उसको कंट्रोल ना करे। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और गवर्नमेंट की जो स्ट्रेटजी होती है उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप पे और ह्यूमन कैपिटल के ऊपर। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी इन्फ्लुएंस करें, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस करें कि इनमें तरक्की हो, तो हम इसको कहते हैं कि एंडोजेनस ग्रोथ है। इससे मुराद ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की वजह से उसमें इम्प्रूवमेंट आई है, इनोवेशन के मौके पैदा किए गए हैं, अपॉर्चुनिटीज़, एंटरप्रेन्योरशिप को बूस्ट किया गया है या उसको कंडूसिव एनवायरनमेंट या बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट दिया गया है ताकि वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकें एंटरप्रेन्योर्स के लिए। और ह्यूमन कैपिटल से मुराद ये कि स्किल्ड, नॉलेजेबल आपके पास और एक्सपर्टीज से लेस आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्स है वो आपके पास हो। जबकि एक्सोजेनस ग्रोथ से मुराद टेक्नोलॉजी, कैपिटल और साइज ऑफ लेबर, इन सब के जो कंबाइंड इफेक्ट आता है इकॉनमी के ऊपर, इसको एक्सोजेनस ग्रोथ कहते हैं। यानी कि एंडोजेनस ग्रोथ से जो कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन से हुई उससे एक्सोजेनस ग्रोथ पैदा होती है, जिससे जो कि टेक्नोलॉजी और कैपिटल में इजाफा, साइज ऑफ लेबर के बेहतरी की तरफ इशारा करती है। इकोनॉमिक ग्रोथ की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसा कि थॉमस माल्थस ने 1798 में बताया था कि अगर पॉपुलेशन इसी रेट से ग्रो करती रही तो एक वक्त ऐसा आएगा कि तमाम पॉपुलेशन दुनिया से ख़त्म हो जाएगी और एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसके लिए उसने ये तस्वर पेश किया कि पॉपुलेशन जो ग्रोथ कर रही है इसकी ग्रोथ जोमेट्रिकली है और रिसोर्सेज जो हैं अर्थ के, हमारे प्लेनेट के, वो लीनियर ग्रोथ पे जा रहे हैं। अब इससे क्या मुराद है? जोमेट्रिकली मीन्स एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। यानी कि लोगों की जो पॉपुलेशन होती है, लोग होते हैं, उनसे मज़ीद लोग जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो कम नहीं होते, बढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आज 7.2 बिलियन आबादी है तो फिर 6.2 हो जाए, बल्कि ये बढ़ती रहेगी। इसमें इंक्रीमेंटली इजाफा होता जाएगा और एक्सपोनेंशियल इजाफा होता जाएगा। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं अर्थ के, प्लैनेट के हमारे, वो लीनियर ग्रोथ में या अर्थमेटिक ग्रोथ में जाते हैं। यानी कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, एक हद तक वो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक हद तक एक ख़ास पॉपुलेशन के लिए तो वो मौजूद है दुनिया में। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो रिसोर्सेज पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं या उनकी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पाएंगे और वो ख़त्म हो जाएंगे। ये तस्वर थॉमस माल्थस ने 1798 में पॉपुलेशन थ्योरी के मुताबिक पेश किया और इसके मुताबिक ये ग्रोथ को ना सिर्फ लिमिट करती हैं बल्कि ग्रोथ को अच्छा खासा मुतासिर करेगी। ज़ाहिर है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे तो क्या इकोनॉमिक ग्रोथ भी पॉसिबल नहीं होगी।
फ़र्ज़ करें आइडियली कि एक करेंसी हो दुनिया में और दुनिया में कोई बॉर्डर्स ना हो, तो क्या होगा? इसी करेंसी के आप मिसाल के तौर पर जो कोई भी करेंसी है, डॉलर में हो, रुपीज़ में हो, अगर वो दुनिया में हो और बॉर्डर ना हो, तो आपकी कॉस्ट किसी प्रोडक्ट के लिए वो एक हो जाएगी। यानी कि आप 100 रुपये की चीज़ अगर यहाँ ले सकते हैं, तो 100 रुपये की चीज़ आप कुछ आगे जाकर, क्योंकि बॉर्डर तो है नहीं, आप किसी भी जगह चले जाएँ दुनिया में, पूरे राउंड द कॉर्नर, आपको वो एक चीज़ 100 की मिलेगी। ये कंसेप्ट परचेजिंग पावर पैरिटी का है, जिसके मुताबिक जो एक्सचेंज रेट है वो ऐसे हो जाए कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद बराबर हो जाए। दो कि इट्स आइडियल कंसेप्ट, ये पॉसिबल तो नहीं है वर्ल्ड में। जैसा कि डॉलर की मिसाल ले लें कि अगर एक चीज़ कुछ ममालिक में मिसाल के तौर पर $5 की मिलती है, वही चीज़ किसी और मुल्क में $6 की होगी और तीसरे किसी मुल्क में $60 की होगी। आप मैकडोनल्ड के मैकडोनल्ड की जो बर्गर है, मैक बर्गर जो है, उसकी मिसाल ले लें कि उसके अंदर भी यही मिसाल है कि उसकी प्राइस किसी शहर में कुछ और है, किसी मुल्क में कुछ और डॉलर है और किसी मुल्क में कुछ और डॉलर है। इसी तरह इसको फॉरेन एक्सचेंज से आप कंफ्यूज ना कीजिए, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट या खाली एक्सचेंज रेट की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी करेंसी को हेज करते हैं किसी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड करेंसी के साथ। जैसे आजकल हम डॉलर को, यूएस डॉलर को हेज करते हैं कि $1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी रुपीज़, या $1 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी ब्रिटिश पाउंड्स या लीरा, जो भी आप करेंसी कहें। तो लिहाजा एक्सचेंज रेट से मुराद तो ये है कि एक करेंसी जो है आपकी, उसकी वैल्यू ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड तब होगी जब आपकी कीमत इस डॉलर से ज़्यादा हो, और ओवर वैल्यूड तब है जब आपकी करेंसी यूएस डॉलर से ऊपर हो या बेहतर हो। इसके बाद हम बात करते हैं क्रेडिट क्रंच की। ये भी एक टर्म है जो कि बहुत ज़्यादा अखबारात में और जो इकनॉमिक्स पे बुक्स लिखी गई हैं उनमें इस्तेमाल होती है। इसका ताल्लुक रेटिंग के साथ है कि आपकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो कितनी अच्छी है। आप एक शख्स से उधार लेते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक बंदे से 1 लाख रुपये उधार लिया और आपने उसको कहा कि अगले महीने आपको वापस लौटा दूंगा, लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी आपने उसको नहीं लौटाए पैसे। उसके बाद 3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, 6 महीने गुजर गए। अब वो बंदा जिसने आपको पैसे लेंड किए थे, तो उसके बाद एक दूसरा बंदा आता है कि जी, वो कहता है कि आपको एक बंदे ने अप्रोच किया है और वो मुझे कह रहा है कि जनाब मुझे 1 लाख रुपये या 6,000 रुपये दें, मिसाल या 60,000 रुपये दें। तो उस बंदे के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या मुझे उसको कर्जा देना चाहिए? वो बंदा जिससे आपने 1 लाख रुपये लिया था, वो उस दूसरे बंदे से ये कहेगा कि भाई उसने तो मुझसे भी 1 लाख रुपये कर्जा लिया था और उसने अपने जो स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड था उसमें मुझे अदायगी नहीं की, लिहाजा वो जो दूसरा बंदा जिससे आपने पैसे मांगे हैं 60,000 जो भी, वो आपको पैसे नहीं देगा, क्योंकि उस बंदे ने आपकी क्रेडिट रेटिंग को ख़राब कर दिया कि आपकी जो पैसे वापसी की जो एबिलिटी है वो ठीक नहीं है। दैट यू आर नॉट विलिंग टू रीपे योर वट एवर द बोरिंग और वट एवर द लाइबिलिटी यू हैव। सो क्रेडिट रेटिंग तो हम अभी इंडिविजुअल की बात में आपको मैं समझाया, लेकिन अगर मुल्कों की बात करें तो उसके लिए क्रेडिट क्रंच का वर्ड इस्तेमाल होता है। बहुत सारी रेटिंग अदारे हैं, वो आपकी क्रेडिट रेटिंग को शाया करते हैं। उसमें बहुत सारे, इसमें मूडीज़ है, इसमें प्राइस एंड कूपर है, और भी इस तरह के एक दो हैं। उनके मुताबिक अगर आपकी रेटिंग इस तरह ए होती है, कहीं A+ होती है, कहीं B होती है, B+ होती है, उससे आपको बैरूनी कर्ज़े हासिल करने में आसानी होती है। लिहाजा जब हम कहते हैं कि किसी मुल्क पर कर्ज़ा है और हम कर्ज़ा अदा करने में देर लगाते हैं और कहते हैं जी हम पे इतना कर्ज़ा हम क्यों अदा करें, तो अगर अदा नहीं करेंगे तो आगे आपको मज़ीद कर्ज़े आपको दस्तयाब नहीं होंगे। तीसरी चीज़ है वह है ग्रीन टेक्नोलॉजी। ये कंसेप्ट भी एक नया कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट तब आया जबकि दुनिया को इस चीज़ का एक एहसास हुआ कि क्लाइमेट चेंज के अंदर हमारे ही लोगों का या इसी मुल्क की आबादी का हाथ है, या आप ये कह लें कि इस दुनिया में बसने वाले जो लोग हैं उन्होंने ही हमारी एनवायरनमेंट को ख़राब करने में अपना रोल प्ले किया है।
और उन्हीं ही की जो लगाई फैक्ट्रीज़ और बाकी जो जिस तरह की जो एक्सटर्नलिटीज़ पैदा होती हैं किसी फैक्ट्री से या किसी भी इदारे से या किसी मुल्क के अंदर जो कह लें कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है एयर में, उसकी वजह से एनवायरमेंटल चेंज आया। तो लोगों ने कहा कि क्यों ना उसके सद्भाव के लिए और उसको काउंटर करने के लिए ग्रीन टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए। यानी ग्रीन टेक्नोलॉजी से मुराद वो टेक्नोलॉजी हुई जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनकी जगह पे आप जो भी फ्यूल इस्तेमाल करते हैं, जो अल्टरनेट एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, जैसे वो चीज़ जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होती है। वो टेक्नोलॉजी जो आपकी अल्टरनेट एनर्जी के लिए इस्तेमाल होती है उससे हम ग्रीन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज की दुनिया नॉलेज बेस्ड इकॉनमी की तरफ मुंतकिल हो चुकी है और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह ह्यूमन वर्कफोर्स का है, ह्यूमन कैपिटल का है, जो अफरादी क़ुव्वत है उसकी क्वालिटी क्या है, उनकी एजुकेशन क्या है, उनके पास क्या स्किल सेट है, कितने उनके पास टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक मालूमात है, महारत है। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काउंट होती हैं आजकल इकॉनमिक डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि दुनिया सारी जो है वो जो तरक्की कर रही है या तरक्की के मराहिल तय कर रही है, उसकी सबकी बुनियाद जो है वो उनकी ह्यूमन कैपिटल की सही तरह से लिवरेज करने पे और उनको सही तरह से उनको कैपिटलाइज करने के ऊपर है। ह्यूमन कैपिटल से मुराद वो कैपिटल आपका जिस तरह के एक सरमाया होता है हमारा कि कौम वो रकम की सूरत में होता है आमतौर पर, लेकिन जब हम बात करते हैं ह्यूमन कैपिटल की तो हमारे जो वो अफरादी क़ुव्वत जिनके पास स्किल्स हों, वो स्किल्स जो कि मॉडर्न जो चैलेंजेस हैं उनको मीट करने के लिए हों और उनके पास एजुकेशन हो, उनके पास गुड एजुकेशन हो, बल्कि कि जिसके अंदर उनके पास आईटी स्किल्स हों, उनके पास साइंटिफिक नॉलेज हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की उनके अंदर इस्तात और अहलियत हो। ये तमाम चीज़ें मिल के उस ह्यूमन कैपिटल में इजाफा करते हैं जो कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम करते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ह्यूमन कैपिटल का कि इट कैन बी ट्रांसफरेबल। ये यहाँ से लेके यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं, वहाँ जाके ये अपने मुल्क का नाम सिर्फ नाम रोशन करते हैं, बल्कि वहाँ से रेमिटेंसीज की फॉर्म में जो सरमाया है वो मुल्क में वापस भेजते हैं, जिससे मुल्क में डॉलर जो है वो उसकी सर्कुलेशन होती है, सप्लाई होती है। इसके अलावा मुल्क में रहते हुए मुल्क की तरक्की के लिए किसी भी मैदान के अंदर, साइंस के मैदान में, इंजीनियरिंग के मैदान में, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल, यू नेम इट, हर मैदान में अगर आपका ह्यूमन कैपिटल वेल एजुकेटेड और मॉडर्न चैलेंजेस से बिल्कुल कमेंसुरेट करता है और उसकी जो डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करता है, तो वो आपके लिए बहुत बड़ा एसेट है। इसके लिए हुकूमतें ज़्यादातर अपने अवाम के लिए और ख़ास करके यंग पॉपुलेशन जो यूथ हैं उनके ऊपर बहुत फोकस करती है कि उनको अच्छी एजुकेशन दी जाए, उनको वो स्किल सेट फ्राहम किया जाए कि जिससे वो अच्छी ह्यूमन कैपिटल में ट्रांसफॉर्मेशन हो सके उनकी। और इसके लिए वो फिर उनको कुछ स्कीम्स, कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं उनके लिए और उनको जो है आगे बढ़ने के मौके फराहम करते हैं। आज हमने CSA एस्पायरेंट्स मुख्तलिफ इकनॉमिक कंसेप्ट को देखा और उस पर रोशनी डालने की कोशिश की। यकीनी तौर पर इंशाअल्लाह ताला ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे और आपकी रहनुमाई करेंगे ना सिर्फ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर बल्कि आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में और आपके करियर में, अगर आप जॉब कर रहे हैं कहीं या फिर आपके अगर रीडिंग या स्टडी का शौक़ है तो आपको इस तरह के कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आपको समझने में आसानी होगी और आपकी इंफॉर्मेशन नॉलेज में इजाफा होगा। और यही हमारा हदफ है, यही ऑब्जेक्टिव है हमारा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी नॉलेज में और इन्फॉर्मेशन में इजाफा किया जा सके। आखिर में मैं आज का टॉपिक और आज का लेसन ख़त्म करने से पहले आपको बताना चलूँ कि एक किताब मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा जो कि आज के टॉपिक से रिलेटेड भी है और आज के हालात से भी रिलेटेड है। ये एक जनरल बुक है, फॉरेन राइटर की है, विंस केबल ऑथर का नाम है। बुक का नाम है मनी एंड पावर, 16 वर्ल्ड लीडर्स हु चेंज इकोनॉमिक्स। ये किताब बेसिकली 16 डिफरेंट मॉडल से बात की गई है और 16 लीडर से बात की गई है कि उन्होंने किस तरह से अपने मुल्क की इकॉनमी को या तो संभाला या उनके लीडरशिप स्टाइल की वजह से इकॉनमी में इफेक्ट पैदा हुए। लिहाजा आप इस किताब को पढ़ें और आप देखें कि लीडरशिप का क्या रोल होता है किसी भी इकनॉमी को बेहतर करने में और मुल्क के अंदर डेवलपमेंट लेके आने में। ये पूरी किताब का जो आप कह रहे हैं कि डबल बाब वो ये है कि इसमें लीडरशिप रोल को डिफाइन किया गया है कि अगर लीडरशिप अच्छी हो तो मुल्क तरक्की करता है, अगर लीडरशिप अच्छी ना हो तो मुल्क तरक्की नहीं करता। आज के लिए खुदा हाफिज़, इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो में मिलते हैं।